सभी का सुखा पब्लिक स्कूल की ओर से स्वागत है। मैं हिंदी की अध्यापिका मंजू सिंह। आज मैं कक्षा 9वीं और 10वीं को वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। वाक्य की पहले मैं परिभाषा पढ़ा रही हूँ। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे अभिष्ट आशय पूरी तरह स्पष्ट हो। वाक्य वह क्या कहलाता है? वाक्य किसी भी भाषा की सबसे छोटी एवं सार्थक इकाई होती है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें वाक्य की मदद लेनी पड़ती है। वाक्य से बोलने या लिखने वाले के आशय का बोध होता है। इस आधार पर कहा जाता है कि किसी भी वाक्य में शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। उस समूह का पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य की रचना होती है। और इसकी परिभाषा भी यह है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण स्वरूप निशांत तीर, जैसे कि निशांत एक लड़के का नाम है, वह तीर अंदाजी सीखता है। हाँ, कपिल क्रिकेट खेलता है, उदाहरण स्वरूप। तो ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। उसी प्रकार वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व भी हैं। जैसे कि वाक्य में आकांक्षा, योग्यता तथा क्रम का होना अनिवार्य है। वाक्य में एक पद को सुनने या जानने के बाद आगे के पदों को जानने की जो उत्सुकता पैदा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। फिर से दोहरा रही हूँ मैं यह वाक्य में आकांक्षा, योग्यता तथा क्रम का होना अनिवार्य होता है। हाँ, बहुत जरूरी होता है। जैसे कि वाक्य में एक पद को सुनने या जानने के बाद आगे के पदों को जानने की उत्सुकता, जो कि इंग्लिश में कहा जाता है इंटरेस्ट, आपको उत्सुकता जागती है। हाँ, तो उसे कहा जाता है आकांक्षा। क्या कहा जाता है? आकांक्षा। उदाहरण स्वरूप जैसे सुरेश खाता है। इस वाक्य में यदि यह प्रश्न किया जाए कि सुरेश क्या खाता है, तो उत्तर मिलेगा कि रोटी खाता है। तो आपको यह वाक्य जानने की आकांक्षा थी, तो आपने पूछा कि आगे का क्या वाक्य हो सकता है, आगे वह क्या कहना चाहता है। तो जैसे कि आप प्रश्न पूछेंगे कि सुरेश क्या खाता है, तो उत्तर यही मिलेगा ना कि रोटी खाता है। तो रोटी इस वाक्य की आकांक्षा होगी, जो कि आपकी जानने की जो इच्छा थी। वाक्य में योग्यता से तात्पर्य पदों के अर्थबोध की क्षमता की सामर्थ्य से है। जब वाक्य का प्रत्येक पद अर्थबोध की क्षमता रखता हो तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। माने उस वाक्य में जो भी है योग्यता वो उसमें है। जैसे कि एक चिड़िया पैर के सहारे उड़ती है। एक चिड़िया किसके सहारे उड़ती है? अपने पैर के सहारे। तो वो योग्यता है, उसमें पैर से उड़ने की योग्यता है उस चिड़िया में। तो इसलिए यह होगा योग्यता, यानी कि चिड़िया पैर के सहारे उड़ने की उसमें योग्यता है। उसी प्रकार वाक्य आगे हम पढ़ेंगे। वाक्य के हम कितने सारे तत्व पढ़े, उसी तरह वाक्य की कितनी सारी विशेषताएं भी होती है। वाक्य की देखो कितनी सारी विशेषता है। जैसे कि एक वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रयुक्त सभी पदों का पूरा अर्थ अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तो यह पता चलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, पूरा उसका अर्थ समझ आना चाहिए, या फिर क्या लिख रहे हैं पूरा अर्थ उसमें समझ आना चाहिए। दूसरा, वाक्य के सही अर्थ को जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में आना अत्यंत आवश्यक है। और वाक्य को जब हम लिखते हैं, हाँ, तो वाक्य को सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का, हर शब्द का एक उचित, एक के बाद दूसरा, इसी तरह उचित क्रम में आना बहुत ही जरूरी है। यदि वाक्य में शब्द सही क्रम में नहीं आते तो वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। यदि वाक्य उल्टा फुल्टा होता है तो वो उसका अर्थ भी बदल जाता है, क्योंकि वो अशुद्ध वाक्य हो गया है ना। वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं उन्हें सार्थक होने के साथ साथ प्रसंगानुकूल होना भी आवश्यक है। यदि सार्थक होते हुए भी उनके
अर्थ क्षमता अपूर्ण है तो उनका प्रयोग अप्रासंगिक हो जाता है। जैसे दिनेश खाना पीता है, ये सही है? नहीं, यह एक अशुद्ध वाक्य है। दिनेश खाना पीता है या दिनेश खाना खाता है, यह सही वाक्य होगा ना। बोलने या लिखने के क्रम में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में निकटता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब शब्दों को रुक रुक कर बोला जाता है तो वे अर्थ में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो वाक्य लिखा जा रहा है वह अपने आप में पूरा होना चाहिए। जब भी कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका पूरा होना बहुत ही आवश्यक है। लिखते समय वाक्य में किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ अधूरा प्रतीत होता है। और जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो वह माने ऐसा लिखे जिसके कारण पूरा अर्थ माने उस वाक्य का पूरा मतलब समझा जा सके। वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया का लिंग वचन पुरुष तथा कारक में मेल होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें कर्ता का भी और क्या कर्म, कौन कर्म है, हाँ, जैसे कि कर्ता ने, हाँ, कर्ता ने कर्म को, करण को, क्रिया क्या क्रिया कर रहा है, माने कार्य क्या कर रहा है, लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन एक वचन है या बहुवचन है, पुरुष तथा कारक में मेल होना बहुत ही आवश्यक होता है। माने एक वाक्य लिखते या बोलते समय इन सब चीजों का, इन सब बातों का पूरा ही ध्यान होना चाहिए। यदि इन सब का मेल नहीं होगा तो वाक्य का अर्थ अधूरा होगा। यदि एक वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया का लिंग वचन पुरुष तथा कारक में मेल होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये सब नहीं होंगे तो वाक्य क्या होगा, अधूरा रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य की परिभाषा क्या है? उद्देश्य की परिभाषा जैसे कि उद्देश्य का मैं परिभाषा समझा रही हूँ। उद्देश्य का परिभाषा यह है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो कहलाएगा उद्देश्य। और विधेय किसे कहेंगे? वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे कहेंगे विधेय। उदाहरण स्वरूप क्या है? जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए। और दूसरा उदाहरण मैं दे रही हूँ, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, है ना, या फिर पिताजी बाजार जा रहे हैं, हाँ, या फिर बच्चे खेल रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इसमें देखो श्याम ने क्या हो गया? उद्देश्य। और बाजार से फल लिए, ये हो गया विधेय। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण मैंने दिया था, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे क्या हो गया? उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। समझ आ गया? उद्देश्य और विधेय क्या है? वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय है। उद्देश्य की परिभाषा क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और जैसे कि उदाहरण स्वरूप श्याम ने बाजार से फल लिए, तो श्याम ने हो गया आपका उद्देश्य, है ना, क्योंकि इस वाक्य में श्याम ने उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो उद्देश्य कहलाएगा। उसी प्रकार विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हो। जैसे कि श्याम ने बाजार से फल लिए, है ना, श्याम ने हो गया आपका उद्देश्य और विधेय हो गया बाजार से फल लिए, क्योंकि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। क्योंकि श्याम ने हो गया उद्देश्य, उसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि श्याम ने ही फल लिए हैं, है ना, तो जिसके बारे में कहा जाए वो कहलाएगा विधेय।